नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के पहले चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में आज ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा। मतलब लास्ट टॉपिक मतलब ये आज लास्ट क्लास नहीं है, आज इंट्रोडक्शन होगा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 1.2 कवर करने के बाद एक दूसरा टॉपिक आता है जिसका नाम है कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि दो फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। यानी कि दो फंक्शंस दिए गए होंगे, आप उनको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, यानी कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे मिला सकते हैं। और एक होता है इन्वर्स फंक्शन, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है, यानी कि उसका जो उल्टा है, उसका जो विलोम है, उसका जो प्रतिलोम है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इन सब सारे टॉपिक की। तो हेडिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है दो फलनों के संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, याद रखे रहिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर पे मेरा कई सारा लेक्चर हो गया है जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। क्लास 12 प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को पाएंगे। तो आप लोग एक एक वीडियो को देखते हुए अगर आएंगे तो आपको ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा और आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा जिसका नाम है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं दो फलनों के संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन। तो क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, संयोजन का मतलब तो है जोड़ देना, यानी कि दो फलनों को कैसे जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक fx है, यहाँ पे लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। मान लेते हैं कि fx बराबर x स्क्वायर एक फंक्शन है एंड एक दूसरा फंक्शन है gx कह देंगे। चलिए एक दूसरा फंक्शन क्या बोल देते हैं, gx, और gx बराबर है आपके पास sin x। ये दो फंक्शन मेरे पास है। अब अगर हम इन दो फंक्शन को, यानी कि इस gx को fx में मिला देंगे या fx को gx में मिला दीजिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों का संयोजन। तो अगर हम gx को fx में मिला देते हैं, यानी कि gx को किस में मिला देते हैं, fx में, तो इसको बोलते हैं f, यानी कि इस fx में किसको मिला दिए, gx को, तो इसको बोल देंगे f ऑफ, इसको ऐसे बोल देंगे gx, या आप ये वाला ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे, f ऑफ gx, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं fog x। क्या बोल देंगे, fog x, यानी कि जब gx fx को x में यहाँ पे लिख देंगे, जब आप gx को fx में मिलाएंगे, जब gx को fx में मिलाएंगे तो फॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉग। ठीक, अब देखिए मिला के देखिए कैसे, अब ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसको इस प्रकार से, यानी कि फॉग पढ़ते हैं, इसको याद रखना है, फॉग। तो f ऑफ gx, अगर आप चाहें तो ये वाला ब्रेकर लगा सकते हैं, या फिर इसको हटा के आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, f ऑफ gx की वैल्यू किसके बराबर है, sin x के बराबर है। gx की वैल्यू किसके बराबर है, sin x के। अब ध्यान से देखिए आप लोग, आगे भी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको भी आप इस प्रकार से ही रीड करिए, ये लिखा गया है f(x), क्या लिखा गया है, f(x). तो मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की जगह पे जो रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x की जगह पे अब की बार क्या आ गया है, sin x, इसका मतलब यहाँ पे sin x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह यहाँ दोनों जगह ध्यान से देखिए, x की जगह कौन आ गया, sin x। x की जगह जो होगा वही उसी का स्क्वायर हो जाएगा, वही फंक्शन की क्या है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है, किस पे, x पे। अब sin x पे, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन की x पर वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में sin x पर वैल्यू कितनी होगी, तो sin x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा sin x का क्या स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x की जगह पे कौन आ गया है, कंपेयर करिए देखिए ना, x तो सेम है, x की जगह पे sin x आ गया, तो sin x का स्क्वायर, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं sin स्क्वायर x। तो ये जो निकल के आ गया आपका
ये क्या निकल रहा था, ये क्या आप निकाल लेते थे, ये आप निकाल रहे थे एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स आपका यही निकल के आ गया, या आप इसी को बोल देते हैं फॉग ऑफ एक्स, और फॉग ऑफ एक्स निकल के आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से हम जी एक्स फंक्शन को एफ एक्स फंक्शन में मिला देते हैं, तो हम कह देंगे कि कंपोज कर दिए जी एक्स को एफ एक्स में। अब बात करते हैं गॉफ की, यानी कि अब हम जो है जी एक्स में मिला देंगे किसको, एफ एक्स को। जी एक्स में किसको मिला देंगे, एफ एक्स को। नाउ वी कंपोज एफ एक्स इन जी एक्स। अब एफ एक्स को जी एक्स में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। और जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिख देंगे गॉफ ऑफ एक्स। क्या बोलेंगे, गॉफ ऑफ एक्स। तो गॉफ ऑफ एक्स होगा, जी ऑफ एक्स को हम लोग जी ऑफ एफ एक्स को गॉफ भी कह देते हैं, या गॉफ ऑफ एफ एक्स भी बोल देते हैं। आपको घबराना नहीं है, आराम से सीखते हुए चले जाइए। तो इसका मतलब है कि जी ओ एफ यानी कि गॉफ किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपका बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी तो ठीक ही है, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर। आपका जवाब होगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए इसको, ये लिखा था जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे टी रखोगे तो साइन टी बन जाएगा, पी रखोगे साइन पी बन जाएगा, अगर यहाँ पे डी रखोगे तो साइन डी बन जाएगा। इट मीन्स इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि इस जी एक्स फंक्शन में एक्स एट एक्स, यानी कि फंक्शन में, इस जी एक्स फंक्शन में जब एक्स की वैल्यू, जब एक्स जो है एक्स की वैल्यू को एक्स रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स हो जाती है, जब टी रखेंगे तो साइन टी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे ध्यान से देख के बताइए ये क्या है, जी एक्स, बट एक्स की जगह पे कौन आ गया है, एक्स स्क्वायर आ गया है, तो फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। तो जो जी ओ एफ निकल के आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉफ, वो साइन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फॉग और गॉफ को निकालते हैं। तो फॉग और गॉफ में कुछ और नहीं बल्कि दो फलनों को, अभी यहाँ पे तो दो ही फलन जुड़े हुए हैं, पर आप दो या दो से अधिक फलनों को भी संयोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये होता है गॉफ। एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ कि जब हम एफ एक्स को जी एक्स में मिलाएंगे, जी एक्स में मिलाएंगे तो गॉफ बनेगा। क्या बन जाएगा, गॉफ बनता है। और उसका तो लिख ही दिया, जब जी एक्स को एफ एक्स में मिलाएंगे तो फॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉग बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हूँ। तो इस प्रकार से संयोजित करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस वन, ये है मेरे पास। और दूसरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर है। तो सबसे पहले निकालेंगे जी एक्स को मिला देंगे किस में, एफ एक्स में। तो जब जी एक्स को एफ एक्स में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, फॉग, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये बन जाएगा फॉग। क्या बन जाएगा, फॉग। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉग ही तो बनेगा ना। ठीक है, फॉग बन गया, ये फॉग ऑफ एक्स कह देंगे। ठीक, अब ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, तो एफ ऑफ एफ और जी एक्स की जगह पे कौन रख देंगे, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एफ 3x स्क्वायर, यहाँ से कंपेयर करेंगे एफ एक्स पर वैल्यू एक्स प्लस वन थी, तो 3x स्क्वायर पे कितनी होगी, तो यानी कि x की जगह पे कौन आ गया है, x की जगह पे आ गया है 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि जहाँ जहाँ x वहाँ पे 3x स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया, f, और ये किसका मान निकल के आ गया,
एफ ऑफ जी ऑफ यक्स, या इसी को हम लोग फॉग भी कह देते हैं, या इसी को बोल लेंगे फॉग। क्या बोल देंगे? फॉग ऑफ एक्स। अब गॉफ क्या होगा? गॉफ, तो गॉफ क्या होगा? तो गॉफ के लिए क्या करेंगे? अब जी एक्स को मिलाएंगे, जी एक्स में एफ एक्स को मिलाएंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं इसको। तो ये बन जाएगा हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो गाफ बन जाएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, इसी को किसके बराबर लिख देते हैं? गाफ। इसी को लिख देंगे गाफ। अब ध्यान से देखिए, जी तो ठीक ही है, एफ एक्स की जगह पे कौन आ गया? एक्स प्लस वन आ गया ब्रैकेट के अंदर, या ना ये वाला ब्रैकेट बचा रह जाएगा, तो एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब ये जी एक्स के जैसा इसको रीड करिए, जैसे इसको आप रीड कर रहे थे, जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी कि जब यहाँ एक्स होगा तो एक्स का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे जी एक्स की जगह जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे कौन आ गया? एक्स प्लस वन आ जाएगा। इधर मान लीजिए गाफ ऑफ एक्स उतर रहा है, तो यहाँ से देख के बताएंगे जब हम इन दोनों को, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जी एक्स, इसको रीड करेंगे तो एक्स की जगह जी एक्स, और ये एक्स की जगह पे 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 3 इंटू एक्स की जगह पे अब आ गया है एक्स प्लस वन, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये निकल कर आ रहा है गाफ। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 यहाँ पे इस ओपन कर देंगे, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी तो हमें आपको सिर्फ यही सिखाना कि ये फॉग और गाफ क्या होता है। तो ये होता है आपका गाफ। तो इस प्रकार से दो फंक्शन को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो हमें एक नया फंक्शन मिल जाता है, जिसमें एक अगर जी एक्स मिलेगा एफ एक्स में तब तो वो फॉग बन जाएगा, अगर एफ एक्स मिल जाएगा जी एक्स में तो वो गाफ बन जाता है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस क्लास में और बात करते हैं कि ये जो फॉग और गाफ फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो डोमेन एंड को डोमेन ऑफ गाफ एंड फॉग फंक्शन, या गाफ फंक्शन का ही डोमेन देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वही, जिसका नाम है डोमेन एंड को डोमेन। तो डोमेन एंड, क्योंकि भाई जब दो फंक्शन को मिलाते हैं तो एक फंक्शन ही बनता है, और अगर वो फंक्शन है तो उसकी भी डोमेन और को डोमेन होगी, रेंज भी होगी। डोमेन एंड को डोमेन ऑफ फॉग एंड गाफ। तो यानी कि जो फॉग और गाफ है, फॉग व गाफ फलनों के प्रांत व परिसर, प्रांत व सहप्रांत। ठीक, उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो, जैसे एक फंक्शन है जो कि, जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसे ध्यान से देखिए, एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स जो कि डिफाइन है, एफ एक्स एक फंक्शन है ए टू बी। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि डिफाइन है ए टू बी, और दूसरा फंक्शन है जी जो कि बी टू सी डिफाइन है। ऐसे कर देंगे, एक फंक्शन है ए टू बी और दूसरा फंक्शन है बी टू सी। अब इसके लिए कुछ इमेज वाला सिस्टम इस प्रकार से होगा, तो और अच्छे से यहाँ लिखते हैं, बढ़िया से समझाते हैं यहाँ पे। तो यानी कि इस फंक्शन में x की वैल्यू कहाँ से आएगी? सेट ए से आएगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और रिलेशन डिफाइन होता है दो सेट पर। तो यहाँ पे एक सेट ए है, दूसरा क्या है? बी है, और इसमें एक सेट बी है, दूसरा क्या है? सी है। तो दो सेट यहाँ पे भी हैं और दो सेट यहाँ पे भी हैं। जब तक दो सेट नहीं होगा तब तक कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो इसको हम मैपिंग के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये आपका मान लेते हैं सेट ए है, और ये क्या है? आपका सेट बी है। तो सेट ए में x की वैल्यू, सॉरी, इस फंक्शन f में x की वैल्यू कहाँ से आएगी? और ये फंक्शन है f ए टू बी। यहाँ पे मैं बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये जो फंक्शन है वो क्या है? ये फंक्शन है f
वाला फंक्शन, यानी कि एफ ए टू बी है, ये एफ ए टू बी फंक्शन है। ठीक, किसी कोई दिक्कत है? तो ये आपका है सेट ए और ये आपका है सेट बी। तो सेट इस फंक्शन एफ में यक्स की वैल्यू कहाँ से रखते हैं? डोमेन से रखते हैं, और डोमेन क्या है यहाँ पे? सेट ए है, तो इसका मतलब यक्स यहाँ से आएगा। तो एफ एक्स कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पे एफ एक्स मिल जाएगा। भाई फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखने से जो एफ एक्स प्राप्त होता है वही एफ एक्स की फंक्शन की क्या होती है? वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि यक्स जब डोमेन से रखें तो एफ एक्स यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, अब इस वाले फंक्शन की बात करते हैं जो कि बी टू सी डिफाइन है। देखिए ये बी सेट है, अब एक और डिब्बा बना देंगे और वो सेट सी हो जाएगा। तो बी टू सी का क्या मतलब निकल के आ रहा है कि अब इस फंक्शन में, अब ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे डोमेन कौन था? ये डोमेन था, किसके लिए था डोमेन? ये वाला जो बॉक्स था वो डोमेन था एफ फंक्शन के लिए। किसके लिए था? ये फंक्शन के लिए था। और ये वाला देखिए, जब ये था ए टू बी, अब ये क्या है? ये आपका है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिखते हैं, जी है एफ, जी था बी टू सी। अब ये दूसरा वाला जो है ना, ये दूसरा वाला फंक्शन है जी वाला फंक्शन। अब ये जी फंक्शन है जो कि है बी टू सी। तो इस जी वाले फंक्शन में डोमेन सेट बी से आएगा और सेट बी में एक्स का काम कौन करेगा? आपका जवाब होगा एफ एक्स करेगा। कौन करेगा? एफ एक्स करेगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो आप सब बोलेंगे कि इस फंक्शन में एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, देखिए एक्स की जगह पे कितना रख देना है? एक्स की जगह पे आप रख देंगे कितना? एक्स की जगह पे आप रख देंगे एफ एक्स। तो इसका मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ब्रैकेट में कौन जाता है? जो डोमेन में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में कौन गया था? एक्स, ये एफ वाला फंक्शन था, ये जी वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन की वैल्यू में यही जो एक्स है वो एफ एक्स बन जाता है। तो यानी कि अब की बार ये एक्स का काम कर रहा है ना, ये एक्स का काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है। तो अगर ये एक्स का काम कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? तो जी ऑफ एक्स बन जाएगा। और एक्स की जगह पे कौन है? एफ एक्स है। एक्स की जगह पे कौन है? एफ एक्स है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन की वैल्यू है। और जी ऑफ एफ एक्स को आप लोग ग्राफ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, यानी कि दो फलनों का संयोजन हो गया। तो इसकी डोमेन कहाँ से निकल के आएगी? ध्यान से देखिए। तो ये आपका जो फंक्शन है ये जी ऑफ एफ एक्स बन गया। और जी ऑफ जो एफ एक्स है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए भैया, यहाँ पे थोड़ा सा ही आप थोड़ा सा मतलब हटके है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे समझिए जब एक्स था तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बनी, यानी कि यही जो यहाँ पे जो डोमेन में लिखा होता है वो एफ के साथ ब्रैकेट में आ जाता है। तो वैसे ही अब जब ये दूसरा फंक्शन है ना बी टू सी है, तो ये जी वाला फंक्शन है, तो एफ एक्स यानी कि इस फंक्शन में जी एक्स करके आएगा। जो जैसे यहाँ पे ये एफ फंक्शन था तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स हो गई, ये फंक्शन जी वाला है तो फंक्शन की वैल्यू जी एक्स हो जाएगी। यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन है? एफ एक्स है, तो इसलिए इसका ये बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। क्या बन जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स बन जाता है। और जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ। अब ज़रा देख के बताओ, इस ग्राफ फंक्शन में यहाँ पे जो यक्स है वो कहाँ से आएगा? तो आपका जवाब होगा यहाँ से जो यक्स आएगा वो सेट ए से आएगा। यहाँ का जो यक्स होगा वो कहाँ से आएगा? सेट ए से आएगा। और जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है? सेट सी में मिल रही है। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो सी में मिल रही है। किस में मिल रही है फंक्शन की वैल्यू? ये सेट ए से आएगा, ए सेट से, तथा फंक्शन की वैल्यू देखिए ना जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स सी में मिल रहा है, सी सेट में मिल रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन होगा ग्राफ, ये डिफाइन हो जाएगा ए टू सी। इसका मतलब है कि इस फंक्शन ग्राफ फंक्शन की जो डोमेन है वो आ गई ए, तथा जो को डोमेन है वो आ गया सी। तो नए फंक्शन की जो डोमेन है वो ए आ गया और को डोमेन है वो क्या है? सी आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए आप लोग, ये फंक्शन की वैल्यू, ये डोमेन
डोमेन में x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, fx रखना पड़ेगा। कौन से फंक्शन में, g वाले फंक्शन में, तो ये बन जाएगा g ऑफ fx फंक्शन की वैल्यू। और आप सभी को मालूम है कि g ऑफ fx कुछ और नहीं, इसी को गॉफ बोलते हैं। और गॉफ और फॉग जो होते हैं वो दो फलनों के मिलाकर जो फलन बनता है वो होते हैं। तो इसका मतलब ये दो फलनों के संयोजन से बन गया, इसको गॉफ करेंगे। अब इस गॉफ फंक्शन में g ऑफ fx में x कहाँ से आता है, तो आपका जवाब होगा इस सेट A से आएगा। और फंक्शन की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, सेट C में मिल रही है, इसलिए इसका डोमेन A होगा और जो को डोमेन होगा वो C होगा। तो कभी भी आप इस प्रकार से डोमेन और को डोमेन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब आगे अपने इस वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हम कैसे और उसको समझते हैं और कैसे हम निकाल लेते हैं डोमेन और को डोमेन को। मतलब कुछ एग्जाम्पल को अब हम यहाँ पे करेंगे जो कि दो फलनों के संयोजन पे ही डिपेंडेंट है। तो अब बात करते हैं आगे, तब तक आप इतना क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे। और ये आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 15, यानी कि उदाहरण नंबर ये 15 है। और उदाहरण नंबर 15 जो कि कंपोजिशन पे ही डिपेंड है, यानी कि दो फंक्शन के संयोजन पे ही डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि लेट f 2 3 4 5, यानी कि ये जो फंक्शन f है वो 2 3 4 5 से 3 4 5 9 पे डिफाइंड है। यानी कि ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, यानी कि दो सेट है। मान लेते हैं ये सेट A है और ये B है, यानी कि A to B डिफाइंड है। सेट A कुछ इस प्रकार से है और सेट B कुछ इस प्रकार से है। और दूसरा फंक्शन है G जो कि इस सेट पे डिफाइंड है। आप देख लीजिए कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है और एलिमेंट कॉमा के अंदर लिखे गए हैं, और उसको आप सभी जानते हैं कि वो सेट ही होता है, समुच्चय ही होता है। तो ये वाला फंक्शन इन दो समुच्चय पे डिफाइंड है। इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है आपका देखिए 3 4 5 है ना, इसका मतलब यही वाला फंक्शन, यही वाला सेट ये है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये B है, ये भी क्या है B, तो ये B to C डिफाइंड है। तो ये अगर इसको आप A कह देते हो तो इसको B कह देते हो, यानी कि ये सेट A है, ये सेट B है, तो ये जो होगा फंक्शन B वो B to C डिफाइंड है। क्या है, B to C डिफाइंड है। और फंक्शन की वैल्यू भी, फंक्शन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है। उसने कहा है कि फंक्शन की दो पर वैल्यू f फंक्शन में दो पर वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि फंक्शन में डोमेन से जब दो उठाते हो और रखते हो तो जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है कितनी बन जाती है, 3। फंक्शन की 3 पर वैल्यू 4 है, फंक्शन की 4 पर वैल्यू 5 है। ये सब यह फंक्शन की बात किया जा रहा है, यानी कि। और अब देखिए जी वाले फंक्शन में G3, यानी कि जी की 3 पर वैल्यू, फंक्शन जी की 3 पर वैल्यू और 4 पर वैल्यू दोनों बराबर है और कितना हो, 7 है। और यहाँ पे देखिए G5 और G9 आपस में इक्वल लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन जी वाले फंक्शन में 5 पर वैल्यू और 9 पर वैल्यू दोनों इक्वल है और किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड GOF, आप ग्राफ निकाल के बताइए। तो आपको ग्राफ बताना है। आइए इसको हल कर देते हैं, बहुत ही आराम से ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 पर 3, 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f वाले फंक्शन में 2 पर वैल्यू कितनी है, 3। तो आप लोग इसको थोड़ा इमेज और प्री इमेज से समझने की कोशिश करिए। आप सभी को बताया था कि फंक्शन की जिस पर वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की जिस पर वैल्यू निकालते हैं उसका इमेज बनता है, और जो वैल्यू निकल के आती है वो इमेज होता है। इसका मतलब है कि 2 का जो इमेज है वो 3 है। तो इसको मैपिंग के फॉर्म में कर लेते हैं, तो मैपिंग के फॉर्म में कर देते हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये f वाला फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, मान लेते हैं ये f वाला फंक्शन है। ये फंक्शन है f जो कि A to B डिफाइंड है, और इसमें जो एलिमेंट आए हैं वो 2 3 4 5 है। ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है। और इसमें B सेट में कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है और 9 है। और ये जो फंक्शन है वो है आपका फंक्शन हमारा है A to B, और ये f वाला फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये A to B f वाला फंक्शन है। तो देखते हैं यहाँ से बताइए 2 की वैल्यू, 2 का जो 3 है वो किस पे जाएगा, 3 पे, क्योंकि फंक्शन f वाले फंक्शन में 2 पर वैल्यू कितनी है, 3। फंक्शन में x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि 2 का 3 जाएगा 3 पे। 3 पे कितनी है, 4 है। f वाले में देखना है क्योंकि यहाँ पे f लिखा गया है, g वाले में नहीं देखना। जब g वाला देखेंगे तभी देखेंगे। अब 3 पे तो 4 हो गया, 4 और 5 पे बराबर है, यानी कि 4 पे भी वैल्यू आपका 5 है और 5 पे भी वैल्यू कितनी है, 5 है। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फंक्शन की डेफिनेशन है कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। तो आप देखिए सेट A के
प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, दो इमेज नहीं है। दो प्री इमेज सेट बी के बन सकते हैं पर सेट ए के दो इमेज नहीं बन सकते हैं। यहाँ से लेकिन ये पता चल रहा है कि ये जो 5 है वो यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन को अगर मुझे बताना होता कि ये 1 1 है कि नहीं तो आपका जवाब होता ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अब कुछ इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ऑन2 भी नहीं है क्योंकि ऑन2 फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज पाया जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे 9 ऐसा जो नहीं है। अब देखिए दूसरा फंक्शन जो डिफाइन है जी वाला जो फंक्शन है वो B2C है, तो अब अलग से तो बनाएंगे नहीं क्योंकि बी बॉक्स यहाँ पे बना चुके हैं, तो एक बॉक्स और बना देते हैं सी वाला, तो ये आपका सेट सी हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है वो जी फंक्शन है, कौन सा ये जी फंक्शन है जो कि B2C डिफाइन है, और सी में आपके 7 है, 11 है और 15 है, ये वाले आपके एलिमेंट है। अब यहाँ पे देख के बताइए G3 और G4 यानी कि G की 3 पर वैल्यू, G की 4 पर वैल्यू 7 के बराबर है, तो 3 और 4 7 के बराबर, यानी कि 3 का भी 7 पे जाएगा और 4 का भी 7 पे जाएगा। आगे क्या है 5 और 9 आपस में बराबर है, तो G5 ये है जी वाला फंक्शन, डोमेन उसकी ये होगी और रेंज या कोडोमेन इसका ये होगा। ठीक, अब देखिए 9 पे और 5 के बराबर वैल्यू कितनी है वो 11 है, तो 9 5 पे भी 11 है और 9 पे भी क्या है 11 है, तो इस प्रकार से बस मैपिंग इसका बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, गाफ निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको गाफ, जी को एफ, और हम सभी को मालूम है गाफ को कुछ और नहीं जी आप यक्स कह देते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे इसको, ध्यान से देखते हुए चले ये सब लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की, अब इस फंक्शन में x की वैल्यू कहाँ से आएगी, आप सभी को मालूम होगा कि ये x लिखा गया है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये fx वाला फंक्शन है, तो fx वाले फंक्शन में x की वैल्यू कहाँ से आती है, जो डोमेन होगा fx वाले फंक्शन में जो डोमेन है वो सेट ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से आएगी, सेट ए से आएगा, और सेट ए की प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, तो ऐसे करते हुए चले जाएंगे। तो जी आप x की जगह पे कितना रख देंगे, सबसे पहले 2, तो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब अब f(2) किसके बराबर है, देखिए f(2) किसके बराबर है, तो वो 3 के बराबर है, तो यहाँ पे f(2) लिखा वहाँ पे 3 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा g(3), और g(3) किसके बराबर है, g(3) किसके बराबर हो गया 7 के, देखिए ना यहाँ पे है ना, g(3) किसके बराबर 7 के बराबर। फिर से देखिए क्या करना है, गॉफ निकालना है, गॉफ ध्यान से देखिए गॉफ निकालना है, गॉफ को लिख देते हैं g(f(x), और f(x) में x की वैल्यू डोमेन से आएगी, और x वाला फंक्शन ये दोनों है, इन दोनों को डिफाइन है, तो यहाँ पे मत जाइएगा, इन दोनों में देखिए x की वैल्यू यहाँ से आएगी, f(x) की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो x की वैल्यू को आप बारी बारी से हर एक एलिमेंट को लेना है, तो सबसे पहले 2 को ले लिया, तो x की जगह पे 2 रखते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा f(2) का मतलब ये होता है कि फंक्शन में f वाले फंक्शन में 2 पर वैल्यू कितनी है, तो f वाले फंक्शन में 2 पर वैल्यू 3 के बराबर है, तो f(2) की जगह पे 3 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा g3, और g3 का मान किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो g3 का मान 7 हो गया, यानी कि गाफ में एक वैल्यू निकल गई 7। आगे देखिए दूसरा देखिए, अब f 2 हो गया, अब 3 रख देंगे, कितना रख देंगे 3, क्योंकि f(x) में x की वैल्यू सेट a से आएगी, डोमेन से आएगी इस वाले। अब f(3) का मतलब फंक्शन की 3 पर वैल्यू कितनी है f वाले में, तो f(3) का मान किसके बराबर है, तो आप सभी का जवाब होगा 4 के बराबर है, तो इसकी जगह पे तो 4 लिख देंगे, तो g तो वैसे ही रहेगा, तो g4 किसके बराबर है, ये भी 7 के क्या है वो बराबर है। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो बन जाता है f 4 ले लेंगे अब की बार, तो f 4 हो जाएगा, और f 4 किसके बराबर है, तो 5 के बराबर है, तो g तो ऐसे ही रहेगा, और f 4 बन जाएगा हमारा 5, और g(5) किसके बराबर है, यहाँ से देखिए बताइए g(5) 11 के बराबर है। और आगे बढ़ जाते हैं और 5 ले लेते हैं अब की बार x की वैल्यू को, तो g(5) कितना हो जाएगा 5, और f(5) की वैल्यू किसके बराबर है, f(5) की वैल्यू है 5 के बराबर,
तो जी तो ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह पे कितना लिखेंगे 5। तो जी ऑफ 5 और जी ऑफ 5 किसके बराबर है, यहाँ से देख के बताइए जी ऑफ 5 किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गाफ निकल के आया, ये सब गाफ है, ये सब क्या है गाफ। क्यों गाफ है ये सब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ x की वैल्यू को चेंज कर देना था बस, उस हिसाब से निकल जाएगा। तो गाफ की वैल्यू में एक 7 आएगा, एक 7 आएगा, एक 11 आएगा, दूसरा 11 आएगा, क्योंकि गाफ का एक फंक्शन होते हैं और फंक्शन डिफाइन होता है रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। और तो इसके अब हम देखिए क्या करते हैं। देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि गाफ फंक्शन में जो डोमेन होगी वो ए से आएगी और जो कोडोमेन होगी वो सी से आएगी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यानी कि ये जो 7 है ना, ये 7, अरे ये जो गाफ फंक्शन निकल के आया है आपका गाफ, इसकी डोमेन कितनी होगी ए और कोडोमेन कितनी होगी सी। तो ए कोडोमेन है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 4 5। तो अब बताइए जब ए में 2 रखे थे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई थी 7 आ जाएगी, यानी कि 2 पर तो वैल्यू 7 आ गई, कामा 3 पर वैल्यू कितनी आई थी, उससे भी 7 आ गई, 4 पर वैल्यू कितनी आ गई थी, देखिए ना गाफ फंक्शन में जो डोमेन आएगी वो ए से आएगी, क्योंकि जी ओ एफ एफ ऑफ एक्स एक्स एफ वाला फंक्शन के पास है तो डोमेन यहाँ से आएगी। तो 3 पे 7 आ गई, 3 पे 7 आ गया, 4 पे कितना आ गया, 4 पे आपका कितना निकल गया, तो देखिए 11 आ गया था। और 5 पे कितना निकल के आ गया था, उस पे भी 11 आ गया था, और 5 पे भी कितना आ गया 11 आ गया था। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो रोस्टर फॉर्म इस प्रकार से बन जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये एक सेट ही होता है, एक संबंधी समुच्चय ही होता है, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो मिस्टेक हो गया भाई, सेट नहीं होता है। जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन होता है, और रिलेशन में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं। बोलने में ही मिस्टेक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बोलने में ही मिस्टेक हो रहा है, समझने की कोशिश करिए। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गाफ फंक्शन हो जाएगा, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया 2 7 3 7 4 11 5 11, ठीक। तो इस प्रकार से यह एग्जाम्पल हो जाता है। तो आप लोग इसको बड़े ही आसानी के साथ नोट कर लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, देखिए कितना आसान है। देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि गाफ फंक्शन में जो डोमेन होगी वो ए से आएगी और जो कोडोमेन होगी वो सी से आएगी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यानी कि ये जो 7 है ना, ये 7, अरे ये जो गाफ फंक्शन निकल के आया है आपका गाफ, इसकी डोमेन कितनी होगी ए और कोडोमेन कितनी होगी सी। तो ए कोडोमेन है, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 4 5। तो अब बताइए जब ए में 2 रखे थे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई थी 7 आ जाएगी, यानी कि 2 पर तो वैल्यू 7 आ गई, कामा 3 पर वैल्यू कितनी आई थी, उससे भी 7 आ गई, 4 पर वैल्यू कितनी आ गई थी, देखिए ना गाफ फंक्शन में जो डोमेन आएगी वो ए से आएगी, क्योंकि जी ओ एफ एफ ऑफ एक्स एक्स एफ वाला फंक्शन के पास है तो डोमेन यहाँ से आएगी। तो 3 पे 7 आ गई, 3 पे 7 आ गया, 4 पे कितना आ गया, 4 पे आपका कितना निकल गया, तो देखिए 11 आ गया था, और 5 पे कितना निकल के आ गया था, उस पे भी 11 आ गया था, और 5 पे भी कितना आ गया 11 आ गया था। अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो रोस्टर फॉर्म इस प्रकार से बन जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये एक सेट ही होता है, एक संबंधी समुच्चय ही होता है, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो मिस्टेक हो गया भाई, सेट नहीं होता है। जो फंक्शन होता है वो एक रिलेशन होता है, और रिलेशन में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं। बोलने में ही मिस्टेक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब बोलने में ही मिस्टेक हो रहा है, समझने की कोशिश करिए। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका गाफ फंक्शन हो जाएगा, और ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया 2 7 3 7 4 11 5 11, ठीक। तो इस प्रकार से यह एग्जाम्पल हो जाता है। तो आप लोग इसको बड़े ही आसानी के साथ नोट कर लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, देखिए कितना आसान है।
तो एग्जाम्पल नंबर 16 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड GOF एंड FOG, यानी कि गॉफ और फॉग निकालना है। इफ़ F फंक्शन जो है वो डिफाइंड रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पे डिफाइंड है, यानी कि डोमेन भी वास्तविक संख्या होगी और कोडोमेन भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। एंड G दूसरा फंक्शन है जो कि वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, आर गिवन बाई fx फंक्शन ये है और gx फंक्शन ये है। तो fx आपका cos x है और gx आपका 3x² है। सो दैट GOF इज़ नॉट इक्वल टू FOG। आपको दिखाना है, ये भी दिखाना है कि ये जो गॉफ है वो फॉग के बराबर नहीं है। तो गॉफ और फॉग निकालना बेहद ही आसान है, आप लोगों ने देखा। तो आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं। फंक्शन की जो डोमेन है वो एक रियल नंबर होनी चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या x की वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन fx क्या है उसको लिख देते हैं। तो fx बराबर है cos x, और दूसरा वाला जो फंक्शन है वो है gx, और gx बराबर आपका है 3x स्क्वायर, यानी कि फंक्शन में x की वैल्यू जब रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू cos x के बराबर हो जाएगी। अगर t रखेंगे तो cos t के बराबर हो जाएगी, p रखेंगे तो cos p के बराबर हो जाएगी, यानी कि x की जगह पे जो रखोगे यहाँ पे वही चीज़ लिख दी जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं गॉफ, क्या निकालेंगे, गॉफ। और गॉफ बराबर होता है g ऑफ f ऑफ x, किसके बराबर होगा, g ऑफ f ऑफ x के बराबर होगा। अब g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर है, cos x के बराबर है। देखिए ना, f ऑफ x किसके बराबर है यहाँ पे, तो आपका जवाब होगा cos x के बराबर है। और g ऑफ, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे gx 3x के स्क्वायर के बराबर है। तो x की जगह पे जो रखोगे वही उसी का स्क्वायर हो जाएगा और 3 से गुणा हो जाएगा। तो x की जगह पे कौन आ गया, g cos x, यानी कि gx, इसको ऐसे रीड करेंगे ना gx। यहाँ पे भी देखिए gx, तो gx। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर gt लिख दूंगा ना तो आप लोग बोलोगे कि सर 3 इंटू टी का स्क्वायर आपने कुछ नहीं किया है, x की जगह पे कौन ला के बैठा दिया, t, तो gt का स्क्वायर। अगर यहाँ पे g4 लिख देंगे तो आप बोलेंगे x की जगह पे कौन आपने रख दिया, 4, तो इसका मतलब है 3 इंटू 4 का स्क्वायर। तो फंक्शन में x की जगह पे क्या जो रखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी प्रकार से आप देखिए gx, x की जगह पे कौन रख दिया, cos x, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू जो x की जगह पे होगा उसका स्क्वायर। तो x की जगह पे cos x का है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू cos x का स्क्वायर, cos स्क्वायर x के क्या है ये बराबर है। तो आपका जो GOF निकल के आ गया है वो 3 cos स्क्वायर x के क्या है ये बराबर है। तो अगर ये 3 cos स्क्वायर x के बराबर है तो ये आपका गॉफ की वैल्यू निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं, फॉग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फॉग। फॉग बराबर होता है f ऑफ g ऑफ x। अब देखिए f ऑफ gx की वैल्यू किसके बराबर है, 3x स्क्वायर के बराबर। तो जहाँ पे gx लिखा गया है उसकी जगह पे कितना रख देंगे, 3x स्क्वायर, f ऑफ 3x स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे रीड करिए, f x, ऐसे रीड करेंगे ना, f f के बाद जो ब्रैकेट में होगा उसको x जैसा रीड करो। तो यहाँ से देख के बताइए, f ऑफ x cos x के बराबर है, तो f ऑफ t cos t के बराबर है, f ऑफ p cos p के बराबर है, f ऑफ g cos g के बराबर है। तो यानी कि x की जगह पे जो रखोगे वही यहाँ पे आएगा। तो x की जगह पे आपके बाद 3x स्क्वायर है, तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि f ऑफ 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos, तो ठीक ही है, और x की जगह पे 3x स्क्वायर आ गया, तो 3x स्क्वायर की क्या हो जाएगा ये बराबर। ये आपका फॉग निकल के आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि फॉग और गॉफ आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमने शो कर दिया। ये आपका फॉग आ गया, हेंस फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। अतः जो फॉग है वो गॉफ के बराबर नहीं है। इस तरह का ये प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत ही आसान है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप वैसे पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको
कुछ भी पॉसिबल, मतलब सब कुछ पॉसिबल है। मेहनत के साथ अगर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो आपको समझ में ना आए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा से ट्राई करिए, तिबारा से ट्राई करिए, आप तब तक ट्राई करिए जब तक आपको वो चीज़ समझ में ना आ जाए। वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक आपको पूरी तरीके से अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को देखिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर पे।